हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट टू @ में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है उसमें विजुअल आर्ट सीरीज़ में जो हमने वाद वाली सीरीज तो उसमें हमने कल की क्लास में घनवाद को पढ़ा था, जिसके कलाकार रहे थे आपके पिकासो, जॉर्ज ब्राक, फर्नांडीज़ और अन्य रहे थे। तो जिसको हमने कल क्लास में कवर किया था। और जो आपका घनवाद था वो पॉल सेजान की जो चित्र थे उसमें घनवाद की झलक दिखाई देती थी, जिससे घनवाद का जन्मदाता जो माना जाता है वो आपका पॉल सेजान की कला से माना जाता है। और अभिव्यंजनावाद का जन्म जो माना जाता है आपका, तो वो आपका विंसेंट वान गो की कला से माना जाता है। और जो आपकी फाववाद की कला थी वो पॉल गॉगिन की कला में दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभिव्यंजनावाद, जिसको एक्सप्रेनिज्म कहा गया है, जिसका टाइम पीरियड रहा आपका 1905 से 1925 ईस्वी तक, जिसके कलाकार रहे हैं आपके एडवर्ड मुंक, हॉडलर, जेम्स एंसियोर, पॉल क्ली, एमिल नॉल्डे, अगस्ट मैके और कांडिस्की। जो आपका घनवाद का टाइम पीरियड रहा था वो आपका 1907 से 1925 रहा था। और आपका अभिव्यंजनावाद का 1905 से 1925 ईस्वी रहा, यानी ये समकालीन रहे। ठीक है, जो दोनों वाद क्या थे साथ साथ चले। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 1905 ईस्वी में अभिव्यंजनावाद का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1905 में अभिव्यंजनावाद का जन्म जर्मनी में। और जितने भी हमने अभी तक वाद पढ़े थे आपके घनवाद से लेके आप पिछले तक नवशास्त्रीयवाद हो गया, आपके स्वच्छंदतावाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, प्रभाववाद हो गया, नव प्रभाववाद हो गया, पाववाद हो गया, घनवाद हो गया, ये कौन से थे आपके? ये सब फ्रांस के थे। और जो आपका अभिव्यंजनावाद था वो आपका जर्मनी में था। ठीक है, तो ये जो पूछे जाते हैं कि ये कौन सा वाद कहाँ से संबंधित है, कौन से देश से, तो आपका ये जर्मनी से संबंधित है। और जो इतने हमने पिछले कर लिए वो आपके फ्रांस से संबंधित थे। ठीक, अभिव्यंजनावाद शब्द का प्रयोग जो हुआ सर्वप्रथम कब हुआ था? 1910 ईस्वी में चेक कलाकार इतिहासकार एंटोनिन मैटजेक ने प्रभाववाद के विरोध में किया था। किसने? एंटोनिन मैटजेक ने प्रभाववाद के विरोध में किया था अभिव्यंजनावाद का प्रयोग। अभिव्यंजनावाद में कलाकार मानवीय शरीर व वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत या ऐठनदार रूप में चित्रित करता था। कौन? जो अभिव्यंजनावाद में कलाकार थे तो क्या करते थे? मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत या ऐठनदार रूप में चित्रित करते थे। ये क्या था? इनका विषय था अभिव्यंजनावाद के कलाकारों का। इसमें रंग प्रगत संगति में आकर्षकता का विचार नहीं होता एवं प्राय भावनाओं के पोषक हरे, गहरे एवं विरोधी रंगों का प्रयोग होता है। प्रभाववाद इसके बिल्कुल विपरीत था और उसमें वास्तविकता के बाह्य सौंदर्य का विचार किया गया था। क्या किया गया था? इसमें बाह्य सौंदर्य का विचार किया गया था। इसमें रंग संगति में क्या थी? आकर्षकता का विचार नहीं होता था। और अब भावनाओं में क्या था? पोषक जो थे गहरे एवं विरोधी रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है। विरोधी रंग कौन से होते हैं? आमने सामने वाले रंग। जो वर्ण चक्र होता है उसमें जो आमने सामने वाले रंग होते हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं। ठीक है, और जो अगल बगल के रंग होते हैं वो समीपस्थ रंग कहलाते हैं। रंग प्राथमिक रंग कौन से होते हैं आपके? लाल, पीला, नीला। आगे देखते हैं, अभिव्यंजनावाद आत्मनिष्ठ कला का है एवं उसका प्रेरणा स्रोत है कलाकार का अहंकार। जो अभिव्यंजनावाद है आपका तो उसका आत्मनिष्ठ कला है वो, और उसका प्रेरणा स्रोत क्या है? कलाकार का अहंकार। कहा जाता है कि फ्रांस में जो प्रतिक्रिया फाववाद के रूप में उत्पन्न हुई उसी के समांतर जर्मनी में अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ। किसका? जो फ्रांस में प्रतिक्रिया फाववाद में हुई थी। फाववाद का अर्थ क्या था? जंगल के कलाकार जो था, इसका आपका इसको जंगलवाद भी कहा गया था, फाववाद को। आगे देखते हैं, जर्मन तानाशाह जो थे एडोल्फ हिटलर ने इस कला की निंदा की थी और इसे पतित कला कहकर संबोधित किया था। क्या कहता? पतित कला कहकर इसको संबोधित किया था। किसने? एडोल्फ हिटलर ने, जर्मन के जो तानाशाह थे। इस कला पर 3 प्रभाव मुख्य थे। कौन कौन से? आदिम कला, जो वान गो तथा मुंक की कला।
तीन प्रभाव मुख्यतः कौन से? आदिम कला के, वान गो के और तथा मुंक के। मुंक जो थे एडवर्ड मुंक, इनका पूरा नाम था, जो अभिव्यंजनावाद के जनक कहे जाते हैं। अभिव्यंजनावाद की प्रेरणा जो थी वान गो की अत्यधिक सरल रेखा एवं सशक्त रंगों से उत्पन्न हुई थी। किससे? जो सरल रेखा तथा सशक्त रंगों से उत्पन्न हुई थी। वान गो कौन से थे? ये आपके ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। उत्तर प्रभाववाद में कौन कौन से कलाकार थे आपके? पहले थे पॉल सेजान जो जनक थे, दूसरे थे वान गो और तीसरे थे पॉल गोगिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिव्यंजनावाद को ग्राफिक आर्ट भी कहा जाता है। इस आंदोलन का प्रारंभ जो था स्कैंडिनेविया जो नॉर्वे में पड़ता है आपका, के वासी एडवर्ड मुंक की कला से हुआ माना जाता था। इसमें जो इसका आंदोलन था आपका अभिव्यंजनावाद का, तो इसका जो थे आपके एडवर्ड मुंक की कला से इसको माना जाता है। वैसे इसके पहले जेम्स एंसोर को अभिव्यंजनावाद का अग्रणी कहा जाता था। किसको? जेम्स एंसोर को अभिव्यंजनावाद का क्या कहा जाता था? आपका अग्रणी कहा जाता था। अभिव्यंजनावाद कलाकारों में जो थे वान गो थे, उत्तर प्रभाववाद कलाकार थे, प्रभावी कलाकार जो थे, इनकी सरल रेखा और सशक्त रेखांकन को देखकर ही क्या होता अभिव्यंजनावाद का जो है शुरुआत हुई थी। हॉडलर, इसके जो कलाकार हैं आपके हॉडलर हैं, जेम्स एंसोर हैं, एडवर्ड मुंक हैं, कृष्णर हैं, एमिल नॉल्डे हैं, कोकोस्का हैं, कांडिस्की हैं, पॉल क्ली हैं, अगस्ट मैके हैं, ये इनके कलाकार हैं। तो चलिए पहले कलाकार देख लेते हैं आप, एडवर्ड मुंक को देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड है आपका 1863 से 1944 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। एडवर्ड मुंक का जो जन्म हुआ था वो 12 दिसंबर 1863 ईस्वी को स्कैंडिनेविया नॉर्वे में हुआ था। कहाँ? स्कैंडिनेविया नॉर्वे में हुआ था। इनका एक चित्र है ये बीमार लड़की, द सिक चाइल्ड, जो कब बनाया ना 1885 से 86 ईस्वी, और इस रखा कहाँ हुआ है आपका? नेशनल रिएट ओस्लो, ये वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, एडवर्ड मुंक अभिव्यंजनावाद दी कला आंदोलन का प्रणेता था। कौन थे? प्रणेता थे अभिव्यंजनवादी कला के। इसके साथ ही वह इस कला आंदोलन का सबसे सशक्त कलाकार भी था। कौन थे? इस कला आंदोलन के सबसे सशक्त कलाकार भी थे ये। जर्मनी में 1905 ईस्वी में अभिव्यंजनवादी कलाकारों, जिसका अगवा जो थे इसके मुंक थे, ने सेतु नामक दल की स्थापना की थी। किसकी? सेतु नामक दल की इन्होंने स्थापना की थी। मुंक ने आजीवन जीवन चक्र, मृत्यु, प्रेम, रोग, शोक और प्रकृति की को ही प्रमुख अपने चित्रों का विषय बनाया था। जितने भी हमने अभी तक कलाकार पढ़े हैं, तो उनके जो कलाकारी करने का जो विषय था, तो हर कलाकार का अलग विषय था। ठीक है, तो हर कलाकार ने अपने अलग अलग विषय चुना, तो उनके विषय भी आपको याद रखने हैं अच्छे से, और कौन से वाद से संबंधित हैं, कौन सा वाद कहाँ है, और कौन से वाद के कौन से जनक कहे जाते हैं। ठीक है, पेरिस की आर्ट नूवो गैलरी में मुंक ने जीवन की चित्रावली जिसको फ्रेज ऑफ लाइफ कहा जाता है, शीर्षक से एक विशाल प्रतीकात्मक भित्ति चित्र प्रदर्शित किया, जो मुख्यतः प्रेम तथा मृत्यु संबंधी विषय वस्तु पर चित्रित था। वर्ष 1893 ईस्वी में मुंक ने तैल व पेस्टल दोनों माध्यम में आवाज या चीख द स्क्रीम शीर्षक से अपना चित्र बनाया। मुंक ने इस चित्र के 4 संस्करण प्रारूप बनाए, जिसमें आतंकित निसर्ग का प्रतीकात्मक अभिव्यंजनावादी चित्रण किया है। इस चित्र के संबंध में मुंक ने लिखा है, मैंने महसूस किया है कि इस निसर्ग से कोई महाकरुण आवाज़ नहीं निकलती। क्या? निसर्ग से कोई महाकरुण आवाज़ नहीं निकलती। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्क्रीम, जिसको क्राई कहा जाता है। अभिव्यंजनावाद का जो प्रथम चित्र माना जाता है वो द स्क्रीम है। ये बहुत बार पूछा जाता है द स्क्रीम किसका चित्र है, तो ये एडवर्ड मुंक का चित्र है। और कौन से वाद से संबंधित है, तो आपका अभिव्यंजनावाद से। और कौन अभिव्यंजनावाद का प्रथम चित्र माना जाता है, जिसको 2012 में क्रिस्टी की नीलामी स्क्रीम श्रृंखला के एक चित्र को कुल 119.9 मिलियन डॉलर यानी कि 11.9 करोड़ रुपए में मिला। तत्कालीन विश्व का 7वां सबसे महंगा चित्र बन गया था ये। वर्तमान में यह चित्र जो है नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में सुरक्षित है आपका।
आगे देखते हैं। वर्ष 1994 ईस्वी में एडवर्ड मुंक की चतुर्थ संस्करण वाली 1910 की ईस्वी की स्क्रीन पेंटिंग की नेशनल गैलरी ओस्लो से चोरी हो गई थी, जिसे 2004 ईस्वी में बरामद कर लिया गया था। ये आपकी कौन सी नंबर की पेंटिंग है सबसे महंगी? 7 नंबर की है। और जो सबसे विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है वो है आपकी सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको सल्वाटर मुंडी भी कहा जाता है, जो 450 मिलियन $3 मिलियन में बिकी थी, जो किसकी थी? लियोनार्डो दा विंची की थी। और दूसरी थी आपकी इंटरचेंज, जो 303 मिलियन में बिकी थी आपकी। और तीसरी थी आपकी ताश खेलने वाले, जो थी आपकी पॉल सेजान की थी, जो 266 मिलियन में बिकी थी। अब देख लेते हैं आगे। वर्ष 1994 ईस्वी में एडवर्ड मुंक की चतुर्थ संस्करण वाली 1910 की जो ईस्वी की स्क्रीन पेंटिंग की जो नेशनल गैलरी ओस्लो से चोरी हो गई थी, जिसे क्या कर लिया गया? 2004 में दोबारा बरामद कर लिया गया था। मुंक के चित्रों में थिएटर के भी गुण थे। मुंक के जो चित्र थे उसमें थिएटर के भी गुण थे। बर्लिन में मुंक ने राइनहार्ट के निर्देशन में अभिनीत हेनरिक इब्सेन के नाटकों भूत को इंग्लिश में घोस्ट कहा जाता है, और हेडा गैबलर के लिए मंच सज्जा की थी। पियर जिंट का पोस्टर बनाने के साथ इब्सेन के ही नाटक जॉन गैब्रिएल बॉर्कमान पर आधारित चित्र भी उसने बनाए थे। किसने? एडवर्ड मुंक ने। एडवर्ड मुंक के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी है। कौन सी है आपकी? एडवर्ड मुंक के जीवन पर शीर्षक से पीटर वॉटकिंग के नाम से। कौन सी? पीटर वॉटकिंग के नाम से, जो कब बनाई गई? आपके 1974 ईस्वी में बनाया गया, और 76 ईस्वी में इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। जो आपके कलाकार हैं आपके, उनके ऊपर कई सारे कलाकारों के ऊपर जो फिल्में बनाई गई है, और माइकल एंजेलो के ऊपर जो बनाई गई वो एग्नी एंड एक्सटेसी बनाई गई है। जो क्वेश्चन में भी आता है एग्नी एंड एक्सटेसी किसके ऊपर फिल्म बनाई गई है, तो आपके माइकल एंजेलो के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, और भी अन्य फिल्मों पर 3-4 फिल्में बनी हुई हैं। आगे देखते हैं। मुंक के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो देख लेते हैं। जीवन की चित्रावली द चीख, जिसको द स्क्रीम बोला जाता है, सुलगी हुई सिगरेट के साथ आत्मचित्र 1895 ईस्वी में बना है चित्र। पुल पर खड़ी 3 युवतियां, यौवन प्राप्ति, बसंत ऋतु की शाम, बीमार लड़की, मृत्युशैया या डेथ पेड 1900 ईस्वी में बनी है कैनवास पर तैल रंग में। विलेज स्ट्रीट, गांव की गली 1905 कैनवास पर तैल रंग में बनी है। डेथ ऑफ बोहेमियन 1915 ईस्वी में कैनवास पर बनी है। पार्टिंग 1894 में बनी है कैनवास पर तैल रंग में। द ब्रूच ये 1903 ईस्वी में बनी, लिथोग्राफ में बनी है आपकी। द मोमेंट ऑफ डेथ 1893 में बनी कैनवास पर तैल रंग में। मृतात्मा ये भी बहुत बार पूछी गई है। मृत्यु ये भी पूछी गई है। मैडोना ये भी पूछी गई है कई बार। चुंबन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इनके चित्र। ये चारों चित्र हैं बहुत महत्वपूर्ण इनके। जो कहाँ रखे हुए हैं इनका संग्रहालय, मुंक का जो संग्रहालय है वो ओस्लो है। ठीक है, जो मुंक की जो कृति है द स्क्रीम, उसका ये चित्र है ची, जो 1893 में बनाया गया कार्डबोर्ड पर तैल माध्यम में टेम्पर और पेस्टल से। कहाँ रखा हुआ है? गैलरी ओस्लो नॉर्वे में रखा हुआ है। नेक्स्ट कलाकार देख लेते हैं अब हम कांडिस्की। कांडिस्की का टाइम पीरियड है आपका 1866 से 1944 ईस्वी। कांडिस्की का जन्म जो हुआ था आपका नवंबर 1866 ईस्वी में मॉस्को रूस में हुआ था। ये 1896 ईस्वी में वह कुछ समय पश्चात म्यूनिक कहाँ पड़ता है आपका? जर्मनी में पड़ता है, चला गया। कांडिस्की जो है अभिव्यंजनावाद के प्रणेताओं में से एक था। इनका ये चित्र है कौन सा? नीला घुड़सवार, ब्लू राइडर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है जो हर बार पूछा जाता है। फ्रॉन्ज मार्क का है ये। 1909 ईस्वी में कांडिस्की ने म्यूनिक में एक नव कलाकार मंडल की स्थापना की थी। किसकी? नव कलाकार मंडल की स्थापना की थी। 1912 ईस्वी में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कला में आत्मिकता प्रकाशित हुई। किसमें? कला में आत्मिकता प्रकाशित हुई। कांडिस्की ने अभिव्यंजनावाद का विकास करने की दृष्टि से म्यूनिक जर्मनी में सन 1911 ईस्वी में ब्लू राइडर, जिसको नीला घुड़सवार कहा जाता है,
ये बहुत बार पूछा गया है, ब्लू राइडर किसका चित्र है, तो ये कांडिस्की का चित्र है, नीला घुड़सवार। ठीक है, और कौन से वाद से संबंधित थे, आपके अभिव्यंजनावाद से संबंधित थे। ब्लू राइडर इस संस्था की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। संस्था का दूसरा सदस्य जो था फ्रांज मार्क था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्लू राइडर की संस्था की स्थापना किसने की थी, तो आपकी कांडिस्की ने की थी और फ्रांज मार्क ने की थी। ठीक है, दोनों को ही नीला रंग पसंद था, मार्क को घोड़े पसंद थे और कांडिस्की को घुड़सवार अच्छे लगते थे। इसी से इस संस्था का नाम ब्लू राइडर, नीला घुड़सवार कर दिया गया था। आगे देखते हैं, जो 1903 ईस्वी में कार्ड पर तैल रंगों द्वारा निर्मित ब्लू राइडर नीला घुड़सवार कांडिस्की का एक सुप्रसिद्ध चित्र है भी है। इसी के नाम से मार्क व कांडिस्की ने वार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कलाकार पॉल क्ली। इनका टाइम पीरियड है 1879 से 1940 ईस्वी। प्रसिद्ध चित्रकार पॉल क्ली का जन्म जो हुआ था 18 दिसंबर 1879 ईस्वी को बर्न कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में हुआ। ये इनका कोई चित्र है पॉल क्ली का, ट्विटरिंग मशीन, जो कागज पर जल रंग व तैल रंग स्याही से बनाई गई है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी हुई है। इसके पिता जो थे जर्मन संगीतकार एवं माता जो थी फ्रेंच संगीतकार थी। क्या थे, माता और पिता इनके अलग अलग थे। जो पिता थे जर्मन के थे और माता कौन थी, फ्रेंच थी। जो संगीत दोनों के आते संगीतकार थे। फ्रांस मार्क और कांडिस्की द्वारा स्थापित द ब्लू राइडर का क्ली भी एक सदस्य था। क्ली कौन थे, एक सदस्य थे किसके, ब्लू राइडर के भी है, द ब्लू राइडर के। 1925 ईस्वी में उसने कांडिस्की और लियोनेल फिनिगर और एलेक्सिस जोल्स्की के साथ मिलकर 4 नीले, जिसको द ब्लू 4 कहा गया, नामक दल की स्थापना की थी। 4 नीले यानी कि 4 कलाकार हो गए, कांडिस्की, लियोनेल फिनेगर और कौन से, एलेक्सर जोल्स्की। ये कौन थे, 4 कलाकार थे जिन्होंने क्या 4 नीले नामक दल से एक स्थापना की थी। पॉल क्ली ने 10,000 से अधिक पेंटिंग, ड्राइंग और एचिंग बनाई। 1915 ईस्वी में पेन व इंक से क्ली ने क्या थी, लिथोग्राफ श्रृंखला डेथ फॉर आइडिया बनाई। कौन सी श्रृंखला बनाई इन्होंने, डेथ फॉर आइडिया बनाई। क्ली के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, कौन कौन से, विलार, सितारों की ओर, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष, आकाश में वस्तु समूह, ट्विटरिंग मशीन, फिश मैजिक 1925 में बनाया, वियाडक्ट्स, ब्रेक रैंक्स 1937 में बनाया है। तो ये जो थे आपके क्ली के चित्र थे। अगले देख लेते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जान लेते हैं। अभिव्यंजनावाद का जो प्रभाव प्रारंभ हुआ था तो आपका जर्मनी से हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और जो हमने पिछले सारे अभी तक कवर किए हैं आपके वाद, तो वो सारे कौन से थे, फ्रांस में थे। और ये कहाँ था आपका, जर्मनी में। और कौन सा इसके जनक कौन है इसके, तो एडवर्ड मुंक को माना जाता है इसके प्रणेता। जर्मन अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन से संबंधित हैं तो एमिल नोल्डे हैं। कौन से वाद में कितने कलाकार हैं और कौन कौन से कलाकार हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए। किसने किसका जो सुप्रसिद्ध चित्र रहा, विख्यात चित्र रहा, वो भी अच्छे से याद रखना। कौन से वाद से संबंधित थे वो भी अच्छे से याद रखना है आपको, तभी आपको ये टॉपिक्स पढ़ने का जो है मतलब समझ आएगा। अभिव्यंजनावादी शैली के जो कलाकार थे, कोकोस्का का जो एक प्रसिद्ध चित्र है नारी की आत्महत्या है, इसका एक और अन्य महत्वपूर्ण चित्र है स्वप्नमग्न लड़के। कौन सा है, स्वप्नमग्न लड़के। आगे देखते हैं, अभिव्यंजनवादी जो कलाकार हैं जेम्स एंसियोर के भी कुछ प्रमुख चित्र हैं। कौन से हैं, सावली महिला, क्रुद्ध नकाब, राक्षस से संतृप्त चित्रकार, चरवाहों की भक्ति पूजा, यरूशलेम में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण तथा उत्थान। ये किसके चित्र थे आपके, जेम्स एंसियोर के चित्र थे। जेम्स एंसियोर का सबसे विख्यात चित्र कौन सा है, तो ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश। ये किसका है, जेम्स का सबसे विख्यात चित्र है। प्रकृति तथा अतिरंजना किस शैली का प्रधान गुण है, तो आपका अभिव्यंजनावादी का प्रधान गुण है। किसने अभिव्यंजनावाद के लिए मुखौटे तथा हस्ती पंजर
आकृतियों का चित्रण किया था, तो वो आपके जेम्स एंसियोर थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया कि जो अभिव्यंजनात् के लिए मुकुट और अस्थिपंजर का आकृतियों का चित्रण करते थे तो कौन थे आपके, तो वो जेम्स एंसियोर थे। साहित्य और कला का सुंदर समन्वय किसने किया, तो एडवर्ड मुंक ने किया। द आर्ट स्पिरिचुअल हार्मनी किसकी कृति है, तो ये कांडिस्की की कृति है। नीला स्वरोही किसकी है, तो ये नीला अश्वारोही दल की स्थापना में कांडिस्की के सहयोगी थे। कौन थे आपके, फ्रांज मार्क थे। नीला अश्वारोही हो गया, या ब्लो राइडर कह सकते हैं, या नीला घुड़सवार कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रेखात्मक के साथ साथ गाढ़े रंगों का प्रयोग किसकी कला की विशेषता है, तो आपके एडवर्ड मुंक की है। अभिव्यंजनावादी कला का अभिव्यंजनावादी जो आंदोलन था उसका प्रथम दल कौन सा था, तो वो सेतु था। और दूसरा कौन सा था, ब्लो राइडर संस्था थी। अभिव्यंजनावाद का सबसे सशक्त कलाकार कौन था, तो एडवर्ड मुंक था। अमूर्त चित्रण के लिए क्षेत्र में सबसे प्रमुख कलाकार कौन था, तो वो आपके पॉल क्ली थे। किस अभिव्यंजनावादी कलाकार की कलाकृतियों को पतित कला कहकर 1913-14 ईस्वी की अवधि में उसकी 1052 कृतियों को जब्त कर लिया गया था, किसकी, एमिल नोल्डे की, जिसको पतित कलाकार कहा गया। किसकी कला में स्नायविक तनाव है, जो उसकी अति मानसिक उत्तेजना की स्थिति ही व्यक्त करता है, तो वो है आपका एडवर्ड मुंक। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने अभिव्यंजनावाद को कवर किया, जिसके कांडिस्की को कवर किया, पॉल क्ली को कवर किया, हमने एमिल नोल्डे को कवर किया, और आपके जो एमिल नोल्डे हैं और एडवर्ड मुंक को पढ़ा हमने। ये जो आपकी क्लास थी वो यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट और नेट जेआरएफ के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दादावाद को, जो कहाँ था, ज्यूरिख में था, और वो स्विट्जरलैंड में था, जिसकी एक जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मार्शल धूसा थे और फ्रांसीसी प्रिकाबिया थे। तो जितने हमने अब तक कला ये वाद का कवर कर लिए हैं, जिसमें नवशास्त्रीयवाद थे वो कहाँ के थे, वो फ्रांस में था, और इसके जनक कहे जाते थे वो जैक दाविद थे। और स्वच्छंदतावाद, जिसको रोमांसवाद भी कहा गया, वो भी फ्रांस में था आपका, जिसके जनक जेरिकाल्ट को कहा जाता था। जेरिकाल्ट क्या करता था, ये घरों में चित्रण के लिए लाशें रखता था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और मेदुसा का बेड़ा भी इन्होंने ही चित्र बनाया था। और दाविद का कौन सा था, होरेशिया का प्रणव, ठीक है। ऑनोर्दो में किससे संबंधित थे, तो वो आपके यथार्थवाद से संबंधित थे, जो वो भी फ्रांस में था यथार्थवाद आपका। फिर प्रभाववाद आ गया था आपका, वो भी फ्रांस में था। उसके कलाकार कौन थे, क्लोद मोने थे। क्लोद मोने कौन से चित्र से प्रभाववाद का नाम पड़ा था, तो वो आपका सनराइज इंप्रेशन, जो सूर्यदेव का प्रभाव था, उसके नाम पर ही प्रभाववाद का नाम पड़ा था। फिर आपका आ गया था नव प्रभाववाद, जिसके कलाकार रहे थे जॉर्ज सोरा, ये भी आपका फ्रांस में था। फिर आ गया था आपका उत्तर प्रभाववाद, जिसके जनक रहे थे पॉल सेजान, और कलाकार रहे थे और विंसेंट वान गो और आपके पॉल गोगिन रहे थे। फिर हमने फाववाद को पढ़ा था, जो इसके जनक रहे थे आपके हेनरी माथिस, ये भी आपका फ्रांस में था। और आज की क्लास में हमने पढ़ा, और इससे कल की क्लास में पढ़ा था हमने घनवाद, जिसके कलाकार रहे थे जनक पाब्लो पिकासो रहे थे, वो भी आपका फ्रांस में था। और अभिव्यंजनावाद जो आपने आज की क्लास में कवर किया, वो आपका जर्मनी में था, जिसके जनक कहे जाते हैं आपके एडवर्ड मुंक, ठीक है। तो ये सारे कलाकार जो भी हैं किस वाद से संबंधित हैं, कौन सा वाद कहाँ है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।